अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या दिया है। बुक उठाइए और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या 6 पावर n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। आपको ये जांच करना है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं हो रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उठाइए, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब कोई प्राकृत संख्या आपको n दे दिया, ये स्मॉल n जो है ना बिलोंग्स टू ए कैपिटल n से, मतलब प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर जो n है ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, 0 पर समाप्त हो सकती है, यही आपको क्वेश्चन दिया है। जांच करना आपको कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n जो अंक है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, इसी बात पर थोड़ा सा हम लोग को चर्चा करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चंस आप किताब में पढ़िएगा, इसको मैं अपने भाषा में लिखा हूँ। मतलब बोला है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर जो n है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। देखिए यहाँ स्मॉल n का वैल्यू आपको क्या उठाना, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छी तरह से जाकर देख लीजिएगा। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि एक से जो स्टार्ट हो, मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या को कैपिटल n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल n है, स्मॉल n का वैल्यू आप क्या क्या उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। क्यों, क्योंकि स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 मतलब 2 4 रख कर देखते हैं कि उसके अंत में 0 आ रही है कि नहीं। यदि यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यू रखने पर वैल्यू इसका 0 आ जाएगा, मतलब इसका मान 0 आ जाएगा, एक अंक कहीं ना कहीं इसका इकाई दाएं वाला अंक 0, इकाई का वैल्यू यदि इसका 0 आ जाए तो समझ जाए कि ये क्या है, समझ जाना यह है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है। या इसको दूसरा भी तरीका होता है बनाने का, बहुत तरह का हम लोग तरीका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, या इसका फैक्टर कर सकते हैं। 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुना कितना हो जाएगा 3। देखिए किसी भी अंक के अंत में 0 लाने के लिए क्या करते हैं, हमें 2 या 5 चाहिए, 2 या 5 का गुणनफल चाहिए। यहाँ पर 2 मौजूद है लेकिन यहाँ पर 5 मौजूद नहीं। जब 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा, लेकिन मेरे को चाहिए 2 गुना 5 चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग अपने भाषा में इसको समझते हैं। 6 पावर n दिया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, n का वैल्यू रखते हैं, n का वैल्यू एक बार 1 रखते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ना स्टार्ट होती है। तो 6 पावर 1 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है ना। एक बार 2 रखते हैं, 6 पावर 2 का वैल्यू हो गया 36, एक बार 3 रखते हैं, 6 पावर 3 का वैल्यू हो गया 216, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक बार 4 रखते हैं, ठीक है ना। तो 6 पावर 4 6 से गुना कर देते हैं, 6 1 36, 6 पावर 4 6 गुना 6 गुना 6, 4 गुना करेंगे 6 का, 6 1 36, 3 6 3 9 और 6 दूने 18, 6 1 36, 3 6 9 6 दूना 12, ठीक है ना। आगे भी निकालिए, 5 रखे देखिए कितना आ रही है। तो 6 1 36 का 6 अंत 3, आप 6 पावर 5 का 6 का 5 को गुना करेंगे, आपका वैल्यू हो जाएगा 6 1 36, 3 6 9 54 और 3 57 का 7, 6 9 54 3 57 का 7 हाथ में 5 5 6 8 48 और 5 53 का 3 हाथ में 5 6 5 11 11,376। देखिए ऐसे भी आप निकालते आगे जाएंगे ना, तो इसका कहीं भी अंक जो है ना 0 पर समाप्ति नहीं होगा। देख रहे हैं अंतिम अंक क्या है इसका, 6 6 6 6 आते रह जाएगा, 6 6 6 6 6 आते रह जाएगा। ये अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उपरोक्त क्रिया से, अच्छा ऊपर की क्रिया से स्पष्ट है कि n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं n का वैल्यू बोला ना कि n प्राकृत संख्या से संबंधित है, तो प्राकृत संख्या संबंध में 1 2 3 4 5 रखकर देख रहा हूँ, तो इसका अंतिम अक्षर क्या आ रही है, सिर्फ 6 आ रही है। मतलब 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3 6 पावर 4 6 पावर 5 ऐसे 6 पावर 6 7 ऐसे वैल्यू निकालते रहेंगे, तो इसके सबके अंतिम में क्या आएगा 6 6 6 6 6, मतलब 6 6 6 6 आते रह जाएंगे, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि ऊपर की क्रिया से स्पष्ट है, ऊपर के ये सारे क्वेश्चन को अपने भाषा में बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत सारे निर्देश दिए रहते हैं। पहला निर्देश ये होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ठीक है ना। इसी कारण से कोई भी क्वेश्चन उसको अपने शब्दों में बनाना है आपको, ठीक है। तो ऊपर की क्रिया से स्पष्ट है कि
किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बातें क्या समझ में आ रही है? बात समझ में आई कि नहीं? देखिए मतलब बात क्या थी, बात बहुत छोटी सी थी, बात कोई बड़ी नहीं थी। बात ये थी कि मैंने n का वैल्यू रखा 6 पर 1 2 3 सबका वैल्यू निकाला, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है सिर्फ इसका अंतिम अक्षर 666, कहीं भी निकाले 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब ऊपर की क्रिया से स्पष्ट है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर जो n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस इतना और इतना आपको दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। दिखाना नहीं, ये भाज्य संख्याएं, क्वेश्चन देखिए, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को समझते हैं। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद 7 देखेंगे। 7 देखने के बाद इस एक्सरसाइज का हम लोग अंत करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 1.4 ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो अभी हम लोग को क्या जानना है, अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की ओर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि व्याख्या करना है, ये जो संख्या दिया 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और एक और संख्या आपको दे दिया। देखिए ये संख्या दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। बोला कि भाज्य संख्या ये क्यों है, ये भाज्य संख्या क्यों है। बोला कि ये जो है ना, ये वाला और ये वाला दोनों भाज्य संख्या क्यों है। मैं बता दिया था, देखिए मैं बताया था कि जैसे ही भाज्य संख्या का अंक गणित के आधारभूत पर में जब मैं थ्योरी आपको कराया था, एक्सप्लेन से समझाया था, उस समय मैं एक बातें आपको डीप में बताया था। ये बताया था कि जब भाज्य संख्या का फैक्टर कर रहे थे तो अभाज्य संख्या गुणनफल आ रही थी। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या का जब गुणनफल करेंगे तो भाज्य संख्या हो जाएंगी, यानी ये कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आएगी। जब ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ जाएगी तो कहेंगे कि भाज्य संख्याएं हैं। तो बोला कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आएंगी। देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, चलिए बात को समझेंगे। सबसे पहले इसको दिखाएं कि भाज्य संख्या क्यों है, उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगा कि वो भाज्य संख्याएं क्यों है। यहाँ पर दोनों में कौन क्या मिल रही है, 13 मिल रही है। देखिए 13 दोनों में कौन मिला है, ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुना 11, यहाँ से 1 बचेगा, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं, 13 को मैं बाहर खींच लिया हूँ। आगे प्लस तो प्लस, यहाँ से 13 को बाहर खींचूंगा, यहाँ बच जाएगा 1। बात को समझिएगा। यहाँ पर कितना आ जा रही है, 11 का 7 से मतलब 11 का 7 से गुना करते हैं 77, एक जोड़ देंगे 78, ठीक है। 13 गुना 78 का फैक्टर करके देखिए, आप 2 से लगाएंगे तो 2 गुना 39, 39 का 3 से 3 गुना, मतलब यहाँ पर 78 का फैक्टर करके देखिए ना, 2 से लगाएंगे 39 गुना 78, फिर 3 से लगाएंगे 33 या 39, 13 एकम क्या हो गया 13, यानी इसका फैक्टर आ जा रही है 2 गुना 3 गुना 13। बात समझिएगा, मैंने वहाँ से 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लेने के बाद उसका क्रिया कर दिया 78 या 78 का फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 13 2 3 13 ये सब कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है, 13 2 3 13 ये सब कौन सी अभाज्य संख्या है। बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में, क्योंकि आप अंक गणित के आधारभूत पर में पढ़े हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विपरीत करते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनफल को हम लोग भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होती है। देखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, इसलिए ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ओके, अब देखते हैं इसको, देखते हैं यहाँ भी दोनों में कौन क्या मिल रही है, तो 5 सिर्फ कॉमन मिला है, 5 को ले लेते हैं।
5 को खींच लेंगे तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 को कॉमन ले गए गुना उसके जगह पर 5 को बाहर खींच लिए तो बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आप यहाँ पर बचेगा प्लस 5 का स्थान खाली कर देंगे 5 को कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए 5 गुना यहाँ पर क्रिया कर दीजिए 7 का 2 से ध्यान दीजिए 7 छक 42 यहाँ पर दोनों का गुना किया यहाँ पर 42 आ गया ध्यान दीजिएगा। और सबको गुना करते हैं 4 × 12 12 24 4 × 12 24 का 1 से गुना कर देंगे 24 यानी 42 का 24 से गुना करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा। करके देखिए साइड में 42 का गुना किससे कर देते हैं 24 से 42 का 24 से 2 चौके 8 4 चौका 16 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 6 4 10 8 9 1 10 कितना आ रहा है 1008 आ रही है। इसका पूरा का गुणनफल 1008 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा 42 का 24 से गुना कर दिया 1008 आ रही है। 1008 का गुना मैं 9 से कर देता हूँ। ध्यान देंगे 1008 आ रही है तो 1008 को 1 जोड़ना है ना तो 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा ये 9। ठीक है अब एक बार और करके देखिए शायद आपका गुना यहाँ पर मिस्टेक हुआ हो क्योंकि मैथ है मैथ में थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे ना आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन डिसमिस हो जाएगा मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं 7 छक 42 ठीक है 4 × 12 24 1 से गुना करेंगे असर नहीं पड़ेगा 42 का 24 से 2 चौके 8 4 चौका 16 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 6 4 10 8 9 1 10 आ जा रही है 1008 और 1 जोड़ना है तो 1009 हो गया। ठीक है आगे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 5 गुना 1009 को ब्रेक करके देखिए हो रही है कि नहीं 1009 3 से देखिए 3 3 के 9 3 3 के 9 नहीं ये संख्या जो है किसी से ब्रेक आपका नहीं हो रही है किसी से ब्रेक नहीं होगा। आप ब्रेक करके देखिएगा इसका मतलब ये एक और अपने आप से कटेगा। इसका मतलब 1009 जो है ना ये अभाज्य संख्या है और 5 भी कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यानी देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या और गुणनफल के रूप में ये आ गई है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनफल अभाज्य संख्या के रूप में आ रही है। तो आप वही भाषा लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या गुणनफल भाज्य होती है इसलिए इतना नहीं इसलिए इतना भाज्य संख्या है। चलिए मैं इसी लिख देता हूँ समझेंगे यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है भाज्य संख्या होता है इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक कौन सी संख्या है एक भाज्य संख्या है। तो ये सभी हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मुझे आशा है कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से डीप में समझ में आई होगी कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन आप देख लीजिए इसका अंतिम क्वेश्चन 7 नंबर देखिए और उसको समझिए। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि किसी खेल में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को हार्ड क्वेश्चन नहीं है सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे सिंपल रहेंगे क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल तरीकों द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए बोल रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पट है ठीक है ना। बोल रहा है कि कोई खेल का मैदान है आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहे चारों ओर कोई खेल का एक मैदान है जो क्या एक वृत्ताकार ऐसे वृत्ताकार है। ध्यान से समझिएगा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि सोनी यहाँ से चल रही है सोनिया यहाँ से चल रही है तो यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ आने में सोनिया को कितना मिनट लग रहे हैं 18 मिनट लग जा रहे हैं। ठीक है आगे जबकि इसी मैदान में एक रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लग जाते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहे हैं मान लीजिए रवि वही पॉइंट से दौड़ रहा है यानी मान लीजिए रवि यहाँ से दौड़ा वहाँ से वहाँ एक चक्कर लगाने में उसको कितना मिनट का सामना करना पड़ा है 12 मिनट का। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही बिंदु पर चलना प्रारंभ करते हैं मतलब वो एक ही जगह से और एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो चलना प्रारंभ करते रहे कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बात को समझिएगा बोला है कितने समय के बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब मान लीजिए पहले क्वेश्चन ये दिया कि वो जो सोनिया वो उस वृत्ताकार पथ का एक बार चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है जबकि रवि जो है ना उसी पथ का चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो अब बोल रहा है कि दोनों यदि एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे विपरीत दिशा नहीं दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे तो कितने मिनट के बाद वो जाकर मिल जाएंगे। इसका मतलब हमें मिलाना मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे बात क्या करी है
दो सोनिया और रबिया दोनों एक बिंदु से चल रहे हैं, दोनों एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। कौन कौन? सोनिया एस और रवि आर, इसी बिंदु से दोनों चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो बोला कितने समय के बाद वो जाकर दोनों एक ही दिशा पर, एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगे, मतलब दोनों जाकर एक दूसरे के सामने कितने मिनट के बाद आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा कि वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे रवि और सोनिया द्वारा, रवि और क्वेश्चन को समझिए, रवि और सोनिया द्वारा मिलने का समय, मिलने का समय। इसके लिए क्या करना पड़ा, मतलब रवि और सोनिया कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं। तो मान लिया क्या, देखिए रवि और सोनिया द्वारा मिलने का समय निकालना आपको, कितने मतलब कितने मिनट के बाद जाकर मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 18 और 12 दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। मतलब क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, इस भाग को मिटा देते हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा कि रवि और सोनिया जो है ना एक ही बिंदु पर कितने मिनट के बाद मिलते हैं। इसके लिए आपको दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब रवि और सोनिया द्वारा मिलने का समय एक ही बिंदु पर, यहाँ पर लिख देंगे रवि और सोनिया द्वारा एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर मिलने का समय क्या हो जाएगा, मिलने का समय आप यहाँ से निकालेंगे। 18 और 12 का आप एलसीएम कर दीजिए, आपका आ जाएगा। आप निकाल लीजिए 18 और 12 का, कैसे निकालेंगे, 18 का आप फैक्टर कर दीजिए। तो देखिए 10 लगाएंगे, दोनों 18, 30 लगाएंगे, 3 कम 3 3 9 3 कम, तो क्या आ जा रहा है 18 का फैक्टर, देखिए 2 गुना 3 पर 2 आ रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 12 का फैक्टर करके देखिए, 12 का 2 से 2 6 का 12, 2 से 2 3 6, 3 कम 3, तो 12 का फैक्टर क्या क्या आ जा रहा है, 2 पर 2 गुना 3 आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि मेरे को निकालना क्या, एलसीएम दोनों का निकालना है, एलसीएम। तो निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए तो एलसीएम निकाल दे यहाँ पर साइड में, देखिए तो एलसीएम का मतलब जो दोनों में मिले, लेकिन एलसीएम में अधिक घाट वाला उठाना है, जो दोनों में मिलेगा। तो 2 मिल रही है तो दोनों में अधिक घाट वाला 2 पर 2 है। दोनों में 3 मिल रही है तो 3 में सबसे अधिक घाट वाला कौन है, 3 पर 2 है। देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 कितना हो गया, 36। मतलब दोनों 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जा रही है, 36। इसका मतलब क्या है कि रवि और सोनिया एक ही स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। तो ये आपका सॉल्विंग हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्या आपको हार्ड लग रही है सारी बातें, कदापि नहीं, ये हार्ड है ही नहीं, हार्ड नाम की चीज़ नहीं है। देखिए रवि और सोनिया दोनों का एक ही स्थान पर मिलने का समय हमें निकालना था। मैंने क्या किया, रवि और सोनिया द्वारा मिलने का समय बराबर लिख दिया, 18 और 12 का एलसीएम, उनका एलसीएम निकाल दिया, आपका एलसीएम आ गया 36। तो ये वीडियो, तो ये सारी बातें आपका यहीं पर क्लियर होता है। एक्सरसाइज 1.2 आपका खत्म होता हुआ, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप एक एक बातें को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको लगता है कि इससे किसी एक भी व्यक्ति का हेल्प हो सकता है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ।